Good afternoon, students. Welcome to this new lecture of transportation engineering. As you all know, we are studying this subject for GATE exam point of view. And in last lecture, we saw different types of side distances, and that was a very important topic, side distance, in which we saw there are three types of side distances. One is stopping side distance and overtaking side distance, and another one is intermediate side distance. Okay, and we will continue our topic. And I told you in last lecture that stopping side distance is very important compared to the other two. So please put your focus mostly on the stopping side distance. Okay, so today we will discuss about the horizontal curves and what actual things happens when you travel on a horizontal curve. What kind of a force acts, what are the provision to counteract those forces which acts on a horizontal curve. Okay, so let's continue this. See, horizontal curve. Okay, as you all know, when you travel on a particular curve, what will happen? There will be a centrifugal force. There will be a centrifugal force which put your vehicle away from the road. Okay, जब आप कोई कर्व पे ट्रैवल करते हो तो आपको पता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होती है, ठीक है। उस क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल इस सर्कुलर मोशन की वजह से वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है जो कि आपकी व्हीकल को, ठीक है, ये जो आपकी व्हीकल रहेगा यहाँ पे, व्हीकल जो भी रहेगा इसी इस तरीके से अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कर्व। ये कर्व का सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। कर्व का जो सेंटर है, जो रेडियस है इसका, ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ठीक है। ये रेडियस हो गया, ठीक है। ये जो सेंटर है कर्व का, ठीक है, ये जो सेंटर है इस कर्व का, सेंटर से अवे मूव करती है, ठीक है। हमेशा याद रखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ये जो कर्व का सेंटर है इससे व्हीकल को अवे साइड मूव करता है, इस साइड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर व्हीकल ऐसा जा रहा है, ऐसा मूव हो रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में इसे मूव करेगा, ठीक है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में इसको मूव करेगा। इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टल कर्व पे व्हीकल को व्हीकल के ऊपर एक्ट होती है, सिंपल, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आप इस कर्व पे, पर्टिकुलर कर्व पे, सपोज ये ग्रीन कलर में जो ये आपका व्हीकल है और आप इसमें एक कर्व के ऊपर मूव कर रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो व्हीकल है ये इस तरफ खींची चली जाएगी। किस तरफ? इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये अवे फ्रॉम द सेंटर जो है कर्व के, ठीक है ना। ये जो कर्व है इसका सेंटर इधर है, इस सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर ये जो व्हीकल है इस तरफ खींचा चला जाता है। व्हीकल बिल्कुल उस तरफ मूव होना चालू हो जाता है। इसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये रेलवे में भी होता है, रोडवे में भी होता है। आप जब कर्व पर ट्रैवल करते होंगे तो आप इसे एक्सपीरियंस किए होंगे, ठीक है। इसे आप एक्सपीरियंस किए होंगे। अब जो व्हीकल है यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है तो फोर्स इधर साइड एक्ट होगी, यानी व्हीकल इस साइड जाएगा। तो इसे अवॉइड करने के क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं? इसे अवॉइड हम दो तरीके से करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है, हम यहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ये जो रोड का ये इनर कर्व, ये इनर साइड है, ये आउटर साइड है। तो आउटर साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है, तो हम क्या करते हैं, ये जो आउटर साइड है इसे थोड़ा सा रेज कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहले रोड इस तरीके से फ्लैट था, पहले रोड इस तरीके से फ्लैट था, ठीक है। ये फ्लैट रोड था, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड करेंगे तो अब क्या होगा, ये जो लेवल होता है उसका, ये जो लेवल होगा, हम इसको थोड़ा सा लेवल को, इसको हम लेवल को इस तरीके से राइज कर देंगे, और जो इनर का लेवल है वो जैसा का वैसा रहेगा। इस तरीके से ये जो आउटर लेवल है यहाँ पे, ये इस तरीके से हम इसको उठा देंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा राइज कर देंगे। ये जो एंगल होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसे बोला जाता है सुपर एलिवेशन का एंगल, ठीक है। इसे बोला जाता है सुपर एलिवेशन का एंगल।
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये जो हाइट जितना हमने राइज की है इसे बोला जाता है सुपर एलिवेशन। इसे हम ई से डिनोट करते हैं, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो हाइट हो गई जितना हमने रोड को एक राइज की, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक और प्रोविजन होता है जिसमें ये जो आउटर कर्व है इसे थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइड किया जाता है, उसे एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो कि हॉरिजॉन्टल कर्व पे एक्ट होती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली में व्हीकल किस तरीके से मूव होता है, थोड़ा सा उसके हम डिटेल में देखेंगे। आई होप आपको ये थ्योरी समझी है। बहुत सिंपल है, ये जो लेवल है आउटर कर्व इसे बस रेज कर दिया जाएगा ताकि व्हीकल फिर अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे एक्ट ना हो। ठीक है, देखिए अगर हमने एक लेवल को राइज किया तो क्या होगा वहां पे, फिर ये जो व्हीकल था अब इसकी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में, सॉरी ये वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा और वो नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही थी वो एलिमिनेट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये होता है इसमें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। आपको थ्योरी मैंने बता दिया कि एक्चुअली में क्या होता है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक फॉर्मूला है, दैट इज डब्ल्यू बी स्क्वायर अपॉन जी आर। ये फॉर्मूला याद कर लो, इसे फिक्स कर लो दिमाग में, बिल्कुल इसे फिक्स कर लीजिए। दिस इज डब्ल्यू बी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, इसी से हम सुपर एलिवेशन का एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलरेडी सबको पता होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू बी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, अब डब्ल्यू क्या होता है भैया, डब्ल्यू होता है गाड़ी का वेट। ठीक है ना, जो व्हीकल देखिए फॉर एग्जांपल, ठीक है फॉर एग्जांपल देखिए हमने एक लेवल को रेस किए तो ये जो देखिए व्हीकल का जो वेट नीचे की तरफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ व्हीकल। उसके बाद आर होता है रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, आर होता है रेडियस ऑफ कर्व। जैसे कि आप कोई भी कर्व देखोगे, कोई भी कर्व देखोगे तो उसका रेडियस यहाँ पे कहीं होता है। ठीक है, ये इस तरीके से उसका, देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी कर्व है, ठीक है, तो ये जो सेंटर है कर्व का वहां से लेके इसका जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्व। तो रेडियस ऑफ कर्व मतलब आर, वी मतलब जिस स्पीड से व्हीकल मूव हो रहा है, यहाँ पे जो व्हीकल मूव होगा ये वाला, ठीक है, इसे बोला जाएगा स्पीड ऑफ व्हीकल वी, जो कि रहेगा मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्ट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल रेशो। सेंट्रीफ्यूगल रेशो मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो डब्ल्यू है इसे बस इस साइड में डिनोमिनेटर में ले लेना है पी के, तो जो कंटेंट इधर बचेगा डी स्क्वायर अपॉन जी आर, तो पी बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो इसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल रेशो, याद रखिए E बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, इसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल रेशो, इसे लिख के रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि कंडीशन फॉर ओवरटर्निंग और लैटरल स्किड, अगर सुपर एलिवेशन हमने प्रोवाइड नहीं किए, फॉर एग्जांपल फ्लैट रोड है, तो कौन कौन सी कंडीशन में गाड़ी जो है वो ओवरटर्न हो जाती है। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये देखिए एक व्हीकल है, स्ट्रेट रोड है, ये विड्थ है व्हीकल का, ये हाइट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और ये जो पी है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये जो कर्व है फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में कर्व है इसका कुछ इस तरीके से। इस डायरेक्शन में वो कर्व है, तो गाड़ी अगर यहाँ पे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। ठीक है, ये फ्लैट कर्व है। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा देखिए, बी क्या है व्हीकल की विड्थ, एच क्या है हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में तीनों इक्वल होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल गाड़ी को अगर ओवरटेकिंग से बचाना है, ठीक है, ओवरटेकिंग से बचाना है तो क्या होगा,
बी बाय टू एच, ठीक है ना, जो स्टेबिलिटी है बी बाय टू एच शुड बी ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल रेशो। तो क्या होगा, ओवर टर्निंग से गाड़ी बच जाएगी। इसलिए हमेशा बी जो है गाड़ी की जो विड्थ है अगर वो ज़्यादा है तो क्या होगा, वो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो से ज़्यादा आएगी, या फिर हाइट कम है तो, क्योंकि हाइट डिनोमिनेटर है। तो बी बाय टू एच इज ग्रेटर देन पी बाय डब्ल्यू सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, देन व्हीकल विल नॉट ओवरटर्न। उसके बाद अगर लेटरल स्किड से बचाना है, गाड़ी जो है जब एक कर्व पे जाती है तो लेटरली वो स्किड होना अवे फ्रॉम द सेंटर कर्व के स्किड होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर उससे बचाना है तो जो फ्रिक्शन फैक्टर है एफ वो ज़्यादा होना चाहिए पी बाय डब्ल्यू से। तो ये दो कंडीशन याद रखिए, लैटरल स्किड के लिए एफ ज़्यादा होना चाहिए और ओवर टर्निंग के लिए बी बाय टू एस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए वहाँ पे। तो उसके बाद देखिए, इफ एफ इज लेस देन बी बाय टू एच, अगर ये देखिए ये जो एफ है और बी बाय टू एच, अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे हम। अगर एफ जो है वो कम है बी बाय टू एच से, द व्हीकल स्किड प्रायर टू ओवरटेक, यानी कि फ्रिक्शन कम है तो पहले क्या होगा, ऑफ कोर्स अगर फ्रिक्शन कम है तो पहले वहाँ पे स्किड होगा, बाद में ओवरटर्न होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बी बाय टू एच कम है एफ से, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ कम है बी बाय टू एच की एफ से, तो व्हीकल ओवरटर्न होगा स्किड करने के पहले। सिंपल है, दोनों वैल्यूज की जो वैल्यू कम रहेगी उसमें पहले होगा, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे सुपर एलिवेशन, जैसा मैंने आपको बताया, जो रोड का लेवल है आउटर साइड में हम इसे रेस कर देते हैं, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है, जस्ट मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। जो आउटर लेवल है ये जो है ये आउटर लेवल है, ठीक है, ये जो है ये होता है हमारा आउटर लेवल, और ये इनर लेवल जैसा का वैसा रहेगा। आउटर लेवल पे जो राइज कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो ये जो बच जाएगा इसे बोला जाता है ई सुपर एलिवेशन, ठीक है। जितना हम लेवल को ऊपर करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज ई सुपर एलिवेशन। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, द राइज ऑफ आउटर एज ऑफ पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व इज, इट इज अ ट्रांसवर्स स्लोप, इट इज कॉल्ड एज कैंट और बैंकिंग, ठीक है। इसे कैंट, बैंकिंग और सुपर एलिवेशन तीनों बोला जाता है। ये जो एंगल रहेगा दैट इज टेन थीटा, और ये जो लेवल रेज रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ई, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज ई, इतना याद रखिए, ठीक है। ई इज रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, बी इज द विड्थ ऑफ रोड, ठीक है, ये जो रोड है इसकी विड्थ रहेगी बी, ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, जस्ट हम रिमाइंड ही कर रहे हैं इसको। अब यहाँ देखिए जनरल इक्वेशन, इस इक्वेशन को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल इसी इक्वेशन को हमेशा यूज करना। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना सर्कल में, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। अब ये कहाँ से आया देखो, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की तरफ देखो, वी स्क्वायर अपॉन जी आर, और पी बाय डब्ल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ई प्लस एफ और इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसे अपने दिमाग में बिठा लो, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ठीक है। ये वैल्यू आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसी भी हालत में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक और टर्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। जब इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे तो एफ की वैल्यू हम जीरो कंसीडर करेंगे। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में ये जो फॉर्मूला है, ए प्लस एफ वी स्क्वायर अपॉन जी आर, तो एफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में, तो फिर क्या बच जाएगा, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो व्हेन यू राइट ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। जब क्वेश्चन में पूछेगा कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालिए, तो आपको एफ को कंसीडर नहीं करना है, एफ को जीरो करके करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आई होप आपको ये समझ चुका है पूरा। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में एफ की वैल्यू को जीरो रखना है। आफ्टर दैट
If super elevation is provided according to this formula, the outer and inner wheel will be at equal pressure. अब equilibrium super elevation क्या होता है, इसमें ये माना जाता है जब भी गाड़ी कोई कर्व के ऊपर मूव करती है तो क्या होता है कि उसके आउटर व्हील पे ज्यादा प्रेशर होता है, आउटर साइड के जो व्हील्स है व्हीकल के, ठीक है, उसमें जो आउटर कर्व पे जो व्हील है उस पर ज्यादा प्रेशर होता है. But when you provide equilibrium super elevation, what will happen? It will distribute the load, it will distribute the pressure equally on inner wheel and outer wheel. Okay, it will distribute the load equally on inner and outer wheel both. Okay, that's why equilibrium super elevation is provided, in which the value of F will be 0. Okay. उसके बाद एक और पॉइंट देखिए, अलाउेबल स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व विदाउट सुपर एलिवेशन. अगर आपको एक स्पीड निकालना है बिना सुपर एलिवेशन के, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ई की वैल्यू को यहाँ पे हटा देंगे, एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर. एक जस्ट एक इक्वेशन है कि अगर आपके पास आपको अलाउेबल स्पीड निकालना है तो आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो. ठीक है, अलाउेबल स्पीड निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. ठीक है, अब यहाँ तक के मैं आपको एक चीज फिर से बोलूंगा, ये जो है ओवर टर्निंग और लैटरल स्किड की कंडीशन याद रखना, और सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर. और इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में क्या होगा, सिर्फ एफ की वैल्यू हटा देंगे हम यहाँ से, सिर्फ ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद देखिए, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन एज पर इंडियन रोड कांग्रेस, इस वैल्यू को बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम आप कितना सुपर एलिवेशन को रेज कर सकते हो, उससे ज्यादा आप रेज नहीं कर सकते. तो मैक्सिमम कितना रेज कर सकते हैं हम, 7%. 7% इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन. अगर रोड फ्लैट है, अगर वो एरिया जो है वो फ्लैट है, माउंटेनियस नहीं है, ठीक है, या फिर हिल रोड नहीं है, प्लेन रोड है, प्लेन एरिया है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, 7% कंसिडर करना है. 7% मतलब होता है 1/15, 1:15. ठीक है, 7% इज इक्वल टू 1/15, यानी कि 1 मीटर जो है वो आपका वर्टिकल रहेगा और 15 मीटर हॉरिजॉन्टल. ठीक है, 1/15 का मतलब 1 मीटर जो रहेगा आपका वो वर्टिकल और 15 हॉरिजॉन्टल. ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर स्नो बाउंड हिली टेरेन है, अगर वहाँ पे स्नो बाउंड हिली टेरेन है तो भी 7% लेना है. सिर्फ और सिर्फ 10% कब लेंगे, मैक्सिमम 10% जब हिल रोड रहेगा. ठीक है ना, एंड नॉट बाउंड बाय स्नो. ठीक है, अगर वो हिली रीजन है, बस इतना याद रखो, हिली रीजन है तो 10% लेना है. ठीक है, if there is a hilly region we will consider 10% maximum super elevation. okay, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन. जब कोई कर्व पे ज्यादा ट्रैफिक रहे, ठीक है, ज्यादा मिक्स ट्रैफिक रहे, अलग अलग किस्म के व्हीकल है, कोई ट्रक है, बस है, कार है, बाइक्स है, ऐसी कंडीशन में जो है सुपर एलिवेशन को मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से लिया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, जो डिजाइन स्पीड है, ठीक है ना, उसे हम 75% ही कंसिडर करते हैं. जो v की वैल्यू है, ठीक है ना, उसको कितना कर देंगे हम, 75% कंसिडर करेंगे, फुल उसकी वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि गाड़ी स्लो हो जाती है. जब ट्रैफिक कंडीशन मिक्स है तो व्हीकल थोड़ा स्लो हो जाता है. तो यहाँ पे जो है 75% डिजाइन स्पीड के हिसाब से लेंगे. तो अब जो फॉर्मूला है देखिए, E इज इक्वल टू, जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का था, E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v की जगह सिर्फ 0.75 आ जाएगा और वी स्क्वायर जैसा का वैसा रहेगा. ठीक है, ये होता है मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए. अब यहाँ पे देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे अगर 0.75 स्क्वायर से, तो ये इस तरह का एक फॉर्मूला बनेगा. ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा जिसमें v की वैल्यू kmph में रहेगी. ठीक है, v की वैल्यू kmph में रहेगी. बट आपको मैं फिर से बता दूं, सिंपल याद रखना, e प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर. ठीक है, इसमें v की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी मीटर पर सेकेंड. ठीक है, just remember the basic formula is equal to E plus F is equal to V square upon GR. इसमें V की वैल्यू जो रहेगी वो मीटर पर सेकेंड में रहेगी. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तो एक और फॉर्मूला है ये V स्क्वायर अपॉन 225R. इसमें क्या हो रहा है, V को जो ये फॉर्मूला कन्वर्ट किया गया है, V की वैल्यू मीटर पर सेकेंड से kmph में लाई गई. तो ये इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल बताया, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर. ये जो फॉर्मूला है इसमें V मीटर पर सेकेंड में रहेगा. ठीक है, अगर आप V स्क्वायर अपॉन 225R लोगे तो ये kmph में रहेगा, ये कन्वर्ट किया गया फॉर्मूला. ठीक है, उसके बाद देखिए, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन. सुपर एलिवेशन किस तरीके से अटेन होता है. ठीक है,
इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो देखिए सुपर एलिवेशन किस तरीके से अटेंड होता है ग्रेजुअली। सबसे पहले तो प्रोसेस में क्या होता है, ये जो एलिमिनेशन है, क्राउन जो होता है रोड का, आपको पता है कैम्बर प्रोवाइड करते थे तो बीच में क्राउन होता था, धीरे 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 करके ये यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन में। ठीक है, ये जो रोड होता है हमारा, ठीक है, ये क्या होगा, ये क्राउन की पोजीशन चेंज कर लेगा। ये जब इस तरीके से ये सुपर एलिवेशन जब प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जो एलिमिनेशन है, पहले क्या हो रहा था, ये जो क्राउन है इसका एलिमिनेशन, यानी कि जब हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जो क्राउन की कोई रहेगी नहीं वहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो एलिमिनेशन ऑफ क्राउन, ये जो रहेगा हमारा, ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, सुपर एलिवेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद रोटेशन ऑफ पेमेंट। पेमेंट रोटेट कहाँ से होता है, मैक्सिमम टाइम पे इनर एज से ही रोटेट होता है, आउटर एज। ठीक है ना, इनर एज के हिसाब से आउटर एज रोटेट होगा। कई दफ़ा सेंटर लाइन से भी होता है और आउटर एज से भी रोटेट होता है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि इनर एज से हम इसे रोटेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वही फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 0.75 वी स्क्वायर। ये आप ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अब सीधा हम न्यूमेरिकल देखते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ कर्व इज 100 kmph and absolute minimum design speed is 80 kmph. Okay, the super elevation on a curve and coefficient of lateral friction is 7% and 0.15 respectively. सुपर एलिवेशन कितना है, 7% है मैक्सिमम, और कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन हम देख चुके हैं 0.15. द रूलिंग डिजाइन रेडियस एंड एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑन द कर्व रिस्पेक्टिवली इन मीटर आर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, रूलिंग डिजाइन रेडियस निकालना है और मिनिमम रेडियस, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस निकालना है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, तो हम निकालेंगे रूलिंग डिजाइन रेडियस, तो जो रूलिंग स्पीड है या रूलिंग डिजाइन स्पीड है उसी कंसिडर करेंगे। सबसे पहले देखिए रूलिंग डिजाइन रेडियस निकालेंगे जो कि है वी आर। ठीक है, वी आर मतलब जो उसकी स्पीड है, ठीक है ना, वो कैसे निकालेंगे, कितनी थी स्पीड, 100 की एमपीएच। 100 की एमपीएच को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 27.77 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद रूलिंग डिजाइन रेडियस निकालने के लिए सेम फार्मूला, वी स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है ना, सबसे पहला फार्मूला क्या था, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ये फार्मूला आपको निकालना क्या है यहाँ पर, आर की वैल्यू। तो क्या होगा, आर इधर चला आएगा, ई प्लस एफ इधर आ जाएगा, आर इधर चला आएगा, ई प्लस एफ इधर आ जाएगा, और आप निकाल लोगे रूलिंग डिजाइन रेडियस। सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस भी वैसे ही निकलेगा, सिर्फ 80 की एमपीएच को कन्वर्ट कर देंगे हम 22.22 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली रूलिंग डिजाइन रेडियस भी इस तरह निकल जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे, डिजाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन अ हाईवे इन अ प्लेन टेरेन विद डिजाइन स्पीड ऑफ 100 की एमपीएच विथ रेडियस ऑफ कर्व इज 500 मीटर। यहाँ पे आपको सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकालना है, अगर जो व्हीकल की स्पीड है, डिजाइन स्पीड, वो कितनी है, अगर वो 100 की एमपीएच है, स्पीड कितनी है 100 की एमपीएच, और आपका जो रेडियस है कर्व का वो है 500 मीटर, यानी कि वी और आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, वी और आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो हम इसको इस तरह निकालेंगे कि एफ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है ना, एफ को अभी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एफ की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मिक्स डिजाइन कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, E इज इक्वल टू 0.75 वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ई प्लस एफ इसलिए नहीं लिए क्योंकि एफ की वैल्यू है नहीं, सिंपल फार्मूला लगाएंगे 100 की एमपीएच को मीटर पर, ये जो 27.77 कैसा आया, 100 किलोमीटर पर आवर में थी स्पीड, इसको हमने किया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, तो वो हो जाएगा 27.77। ठीक है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई किया गया 100 को, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ये आप निकाल सकते हो। उसके बाद देखिए कितना आ रहा है सुपर एलिवेशन 8.88, लेकिन मैक्सिमम कितना है सुपर एलिवेशन, अगर आपका आंसर 7% के ऊपर आएगा तो आप उस आंसर को नहीं कोड करोगे। आप कौन सा आंसर कोड करोगे, 7%। अगर ये 6 आता तो आंसर होता 6, लेकिन 7 मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, 7% इज मैक्सिमम, वी कैन नॉट प्रोवाइड सुपर एलिवेशन मोर देन 7% इन अ प्लेन टेरेन।
So as per IRC, in plain terrain you have to provide the super elevation, maximum super elevation of 7%, but your answer is 8.8%, which is more than 7%. That's why we have to wrote 7% only, because as per IRC it is fixed that super elevation cannot be more than 7% in plain or rolling terrain. ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर. अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है. देखिए, a vehicle of width 2.4 meter and center of gravity हाइट, देखिए b की वैल्यू दी है 2.4 मीटर एंड h की वैल्यू दी है 0.75 मीटर. इस पासिंग और अ कर्व विद सेंट्रीफ्यूगल रेशो. सेंट्रीफ्यूगल रेशो क्या था? p बाय w, है ना. देखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल रेशो था p बाय w. b है हाई विड्थ ऑफ व्हीकल. हाइट क्या है? सेंट्रीफ्यूगल, ये आपके CG से लेके रोड तक की हाइट है. कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन ऑन कर्व कितना है? f की वैल्यू दी है 0.1. तो अब आपको बताना है द व्हीकल इज सेफ इन ओवरटर्निंग एंड स्कीडिंग, नॉट सेफ, नॉट सेफ इन ओवरटर्निंग, नॉट सेफ इन बोथ. क्या है इसको आपको बताना है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है. सबसे पहले आपको कंडीशन याद करना पड़ेगा. b/2h एक कंडीशन थी स्टेबिलिटी की और एक कंडीशन थी f. तो b/2h की वैल्यू निकालेंगे. देखो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर दिया. देखो ये याद है, ओवरटर्निंग को अवॉइड करने के लिए b/2h शुड बी मोर देन p/w. p/w इज अ सेंट्रीफ्यूगल रेशो एंड टू अवॉइड लैटरल स्किड f शुड बी मोर देन p/w. ठीक है, यहाँ पे देखिए b/2h 2.4, b कितना है? 2.4, 2 into h. h is the height of vehicle which is 0.75 meter. So the value of b/2h is 1.6. Okay, and what is the value of f? Lateral friction, that is 0.1, and p/w, which is centrifugal ratio, which is given in question, that is 0.4. So if you see here, b/2h is greater than p/w. Okay, b/2h is greater than p/w, but f is not greater than p/w. So what will happen? Vehicle is will not overturn, because b/2h जो कि overturn के लिए है, b/2h is greater than centrifugal ratio. So vehicle will not overturn because b/2h is greater than p/w, but f is not greater than p/w. So what will happen? Vehicle will skid. Okay, vehicle will skid, skidding होगा वहाँ पे. b/2h जो था हमारा, वो था ओवरटर्निंग के लिए स्टेबिलिटी. तो b/2h तो हमारा ज़्यादा है, स्टेबिलिटी है 1.6 आ रहा है, और वो जो कि p/w से ज़्यादा है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो से. लेकिन फ्रिक्शन जो है वो कम है, लैटरल फ्रिक्शन. तो क्या होगा? व्हीकल जो है वो विल नॉट बी सेफ इन स्किड. तो करेक्ट आंसर इज नॉट सेफ इन स्किडिंग. बी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, उसके बाद हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्पीड से. देखिए, इफ v इज द डिजाइन स्पीड इन kmph, r इज द रेडियस ऑफ कर्व ऑन अ रोड, द डिजाइन सुपर एलिवेशन इज. अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? अगर v की वैल्यू kmph में है तो ये करेक्ट है. हमने अभी देखे v²/225r. उसके बाद देखिए, द सुपर एलिवेशन इज गिवन टू अ रोड सरफेस सो एज टू प्रिवेंट. अब सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं हम? देखिए यहाँ पे, टू प्रिवेंट सडन ऑकरेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टू काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप ऑन अ कर्व, टू फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व. नहीं, लिमिट रेट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, ये भी नहीं है. करेक्ट आंसर इज बी, टू काउंटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. उसके बाद देखिए, फॉर द load on inner and outer wheel to be equal the super elevation needed on a horizontal curve of radius 100 meter with design speed. यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का यूज करना है. E इज इक्वल टू v²/gr. इसको आप यूज करोगे तो आंसर आपको 0.196 आएगा. इससे आप सॉल्व करके देखिए. ये भी आप सॉल्व कर सकते हो. तो सुपर एलिवेशन नीडेड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 150 मीटर रेडियस ऑन अ डिजाइन स्पीड ऑफ 60 kmph विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15. यहाँ पे भी आप सुपर एलिवेशन निकाल सकते हो. सिंपल E प्लस F वाला फॉर्मूला लगाना है. उसके बाद देखिए, sliding consideration was stopped vehicle on a super elevation horizontal curve provided for the following bound on the amount of super elevation. अब यहाँ पे देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन जो है वो E से कम होना चाहिए. ठीक है, इसका आंसर B है. ये भी न्यूमेरिकल है, आप सॉल्व कर सकते हो. न्यूमेरिकल्स इजी है सारे न्यूमेरिकल. उसके बाद एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए.
If equilibrium superelevation is provided on a horizontal curve, pressure at inner wheel is outer wheel दोनों ही सेम रहेगी। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का मीनिंग ये है कि इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है वहाँ पे, तो जो प्रेशर आउटर एंड इनर व्हील पे इक्वल होगा। द बेस्ट मेथड ऑफ अटेनिंग सुपर एलिवेशन फ्लैट टेरेन बाय रोटेटिंग फ्रॉम अबाउट इनर एज, ठीक है, इनर एज से उसको रोटेट करना इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, अब इसके बाद ये शॉर्ट शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं इसकी, आप इसे सॉल्व कीजिए। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट इसकी तरफ। सुपर एलिवेशन के बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि दो मेथड है, जैसे कि कोई भी व्हीकल अगर कर्व के ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो क्या होगा, जब इधर साइड फोर्स एक्ट करेगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा वाइड कर सकते हैं। जहाँ पे फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, ये इसे हम डिलीट कर, इसे हम हटा के मतलब थोड़ा सा इसे वाइड कर सकते हैं, कर्व पे थोड़ी सी वाइडनिंग कर सकते हैं। तो इसे बोला जाता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। जो एक्स्ट्रा हम लेंथ, एक्स्ट्रा विड्थ जो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ताकि जो व्हीकल है वो ऑफ ट्रैकिंग ना हो, मतलब वो ट्रैक से बाहर ना जाए, ठीक है, तो इसमें हम प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वाइडनिंग दो तरह की होती है, ठीक है, जैसे कि आप ये एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड कर रहे हो, ये जो वाइडनिंग है ये दो तरह की होती है। एक होती है मैकेनिकल वाइडनिंग और एक होती है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। यानी कि एक में तो होता है कि हम एक्चुअल वाइडनिंग प्रोवाइड करें जो कि होना चाहिए, और एक होता है जब हमारा साइकोलॉजिकली हम सोचते हैं कि थोड़ा सा हमारी गाड़ी बाहर जा रही है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम साइकोलॉजिकल वाइडनिंग बोलते हैं। देखिए वाइडनिंग इज इक्वल टू डब्ल्यू एम प्लस डब्ल्यू पी। डब्ल्यू एम मतलब मैकेनिकल वाइडनिंग, डब्ल्यू पी मतलब साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ठीक है, वेयर डब्ल्यू इज द टोटल वाइडनिंग, डब्ल्यू एम मैकेनिकल एंड डब्ल्यू पी जो है वो आपकी मैकेनिकल वाइडनिंग है। अब जो मैकेनिकल वाइडनिंग है उसका फॉर्मूला देखिए, एन एल स्क्वायर बाय टू आर, सिंपल, एन एल स्क्वायर बाय टू आर। एन क्या है, नंबर ऑफ लेन। यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से बीच में प्रोवाइड कर दूँ तो अभी कितनी लेन हो जाएगी, दो लेन हो जाएगी, ठीक है। एन इज द नंबर ऑफ लेन, ठीक है ना। एल इज द लेंथ ऑफ व्हील बेस, गाड़ी का जो व्हील बेस है उसकी लेंथ होती है लार्जेस्ट व्हीकल, जो कि मीटर्स में 6 मीटर इसकी वैल्यू फिक्स होती है मैक्सिमम कमर्शियल व्हीकल यानी कि बड़े बड़े ट्रक्स की। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एन एल स्क्वायर बाय टू आर, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, दैट इज v divided by 9.5 under root r. Okay, the value of v is of course speed of vehicle which is in kmph, and r is the radius of curve. Okay, so if you want to calculate the extra widening you have to add mechanical widening with the psychological widening. Okay, यहाँ पे देखिए, note for sharp curve of radius less than 50 meter the extra widening shall be provided on inner side of curve. अगर कोई शार्प कर्व है जिसका रेडियस 50 मीटर के कम है तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, हम इनर साइड में भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर कर्व जो रेडियस 50 मीटर के ऊपर है तो वाइडनिंग कहाँ प्रोवाइड करेंगे, दोनों ही साइड में, ठीक है, दोनों साइड। इसका एक न्यूमेरिकल देखिए, बहुत शॉर्ट है, बस दो फॉर्मूले याद रखना है। मैकेनिकल वाइडनिंग इज इक्वल टू एन एल स्क्वायर बाय टू आर, एन इज नंबर ऑफ लेन, एल इज लेंथ ऑफ व्हीकल and r is radius of curve. And for psychological widening, v upon 9.5 under root r. Okay, see here, find the widening necessary for a horizontal curve having radius 100 meter, wheelbase 6.1 meter, pavement width 7 meter and design speed 70 kmph. Okay, इसमें हमको क्या करना है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालना है। सिंपल है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मैकेनिकल वाइडनिंग, ठीक है। तो मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला एन एल स्क्वायर बाय टू आर प्लस बी अपॉन 9.5 अंडर रूट आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह एक्चुअल वाइडनिंग का फॉर्मूला है, तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, एन मतलब नंबर ऑफ लेन। अगर उस पेमेंट की विड्थ 7 मीटर है, 7 मीटर, तो ऑफकोर्स वहाँ पे दो लेन होगा क्योंकि एक लेन 3.5 मीटर का होता है, ठीक है। एक जो लेन है वो 3.5 मीटर का है, यानी कि दो लेन है मतलब 7 मीटर विड्थ होनी चाहिए, तो 7 मीटर है मतलब दो लेन है, इसलिए यहाँ पे 2। एल मतलब व्हील बेस दिखे दिया है यहाँ पे 6.1, वैल्यू लिख लेंगे।
डिवाइडेड बाय 2r, r इज रेडियस जो कि गिवन है, प्लस v अपॉन 9.5 अंडर रूट आर। ये साइकिल मैकेनिकल और ये साइकोलॉजी दोनों को ऐड कर दोगे तो 1.1 मीटर का एक्स्ट्रा विड्थ हम प्रोवाइड करेंगे कर्व, सिंपल। ठीक है, तो ये थी एक्स्ट्रा वाइडनिंग। आई होप आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी समझा है, सिंपल है, थोड़ा सा फास्ट आपको मूव करना है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, ऑफ ट्रैकिंग का मीनिंग भी होता है मैकेनिकल वाइडनिंग। एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में ऑफ ट्रैकिंग पूछ सकता है, ऑफ ट्रैकिंग का मीनिंग भी मैकेनिकल वाइडनिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन। हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन में हमने अभी तक के ग्रेडियंट देखे, ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस देखे, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल कर्व देखे। अभी हम एक चीज देखेंगे, एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व में क्या होता है, देखिए अगर आप एक स्ट्रेट रोड से मूव कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्ट्रेट रोड से मूव कर रहे हो, ठीक है, और अगर सडनली आप इस तरीके से एक कर्व प्रोवाइड कर रहे हो वहां पे, इस तरीके से ऐसा डायरेक्ट ऐसा कर्व हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जब आप एक स्ट्रेट रोड से जा रहे हो और सडनली इस तरीके से कर्व आ गया, एकदम से अगर सर्कुलर कर्व आ गया वहां पे, तो क्या होगा, जो व्हीकल में हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना, जो व्हीकल में हम ट्रैवल कर रहे हैं उसमें क्या होगा, आप एक सडन जर्क फील करोगे, एकदम अनस्टेबल हो जाओगे, ठीक है, और व्हीकल ओवरटर्न हो सकता है। ठीक है, व्हीकल जो है वो ओवरटर्न भी हो सकता है, तो एकदम से अगर हम कर्व प्रोवाइड कर देंगे सेंट्रीफ्यूगल कर्व, क्या होगा, व्हीकल विल ओवरटर्न। ठीक है, व्हीकल विल ओवरटर्न। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम, अगर स्ट्रेट रोड है तो वहां पे एक ग्रेजुअल कर्व प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बीच में एक छोटा सा कर्व डालते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे, जैसे सेंटर ये आपका स्ट्रेट रोड है तो आप हल्का सा यहाँ पे एक कर्व ऐड करेंगे, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस का एक छोटा सा कर्व ऐड करेंगे, जिसे बोला जाता है ट्रांजिशन कर्व। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक्चुअल कर्व आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे एक्चुअल कर्व आ जाएगा। पहले यहाँ पे ये इतने डिस्टेंस तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक के, ये जो डिस्टेंस तक के हमने प्रोवाइड किए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन कर्व। द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन, एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन मीन्स चेंज, ट्रांजिशन होना, ठीक है, एक चेंज होना। तो हम सडनली एक जब गाड़ी से जा रहे हैं तो हल्का हल्का हमें एहसास होता है कि द रोड इज नाउ टर्निंग, it is not suddenly turn, it will not suddenly turn, the slightly it will gradually it will turn. So to provide this gradual transition in any kind of a curve is called as transition curve. So transition curve is provided between the straight road and the circular curve. ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन कर्व हमने ऐड किए, कहाँ पे डाले हमने, ये स्ट्रेट रोड और ये सर्कुलर कर्व के बीच में, ताकि जब हम व्हीकल से ट्रैवल करें तो हमें सडनली एक जर्क फील ना हो, सडनली हम एकदम से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे एक्ट ना हो। ठीक है, तो इसे बोला जाता है ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन कर्व, दिस इज अ सर्कुलर कर्व। ओके, दिस इज अ सर्कुलर कर्व। इसे मैं अलग कलर दे देता हूं। तो ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है दैट इज अ ट्रांजिशन कर्व, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ circular curve. This red one is a circular curve, and this is a straight road. This is a straight road. Okay, this is a straight road. So this is a transition curve which you can see in a blue color. It will slightly gradually move the road from straight to circular portion. So as you can see here, transition curve, the definition of transition curve, it is introduced between straight and a circular curve. Now, what is the objective of transition curve? What are the objectives of transition curve? See here, the first one is to introduce gradually the centrifugal force. As you all know, when you travel on a circular curve, there will be a centrifugal force which will take the vehicle away from the curve. Okay, so when you provide a transition curve, what will happen? It will gradually introduce the centrifugal force there. Okay, so the way while you're traveling on a vehicle, what will happen? You will not feel sudden jerk. You will not feel sudden introduction of centrifugal force. Okay, so while you're traveling on a circular curve, if you provide a transition curve there will be a gradual
introduction of centrifugal force here. Okay, so the vehicle will feel gradually increasing in the centrifugal force. Okay, it will not suddenly increase, it will gradually increase. Okay, so to introduce gradually the centrifugal force between tangent point, this is a tangent point. Okay, at the and the beginning of the centrifugal point, ये देखिए, this is a tangent point and this is the beginning of circular curve to avoid sudden jerk on a vehicle. Okay, उसके बाद देखिए, to enable the driver turn steering gradually for comfort and security. अब जो ग्रेजुअली अगर जो स्टीयरिंग है गाड़ी का वो टर्न होगा, क्या होगा, देयर विल बी अ कंफर्ट फॉर ड्राइवर, फॉर द यूजर्स, एंड देयर विल बी अ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी मीन्स it will not cause any kind of accident. After that, it introduces super elevation and extra widening on a curve gradually. Again here, gradual improvement in super elevation also. Okay, there will not be a sudden rise in a outer edge, there will be a slightly, it will improve. Okay, slightly there will be a gradually increase in super elevation, this outer curve. After that, to improve aesthetic appearance of road, means transition curve makes the curve look good. Okay, it will give a aesthetic appearance to a road. Okay, because of the gradual increase. So these are the particular important objectives of transition curve. So let's see. Here, types of transition curve. Okay, types of transition curve. There are basically 4 types of transition curve. As you can see from this graph, it's a major axis. First one is a spiral curve, and this spiral curve, look at its shape. Okay, this is a spiral curve, and spiral curve is considered to be the most ideal transition curve. As per Indian Road Congress, the spiral curve is the ideal transition curve. Okay, why? Because here radius of curve at every point is inversely proportional to the distance of the point from. Okay, from the beginning, it will, the curvature will inversely proportional to the distance. Okay, and the beginning of the curve, the rate of change of acceleration is uniform. Everything will uniformly increase in spiral curve. Okay, everything will uh, at the beginning, everything will gradually increase in spiral curve. Okay, after that, see here, length of curve is inversely proportional to the radius. Okay, and IRC recommends spiral as an ideal transition curve. Okay, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ याद रखिए, it is ideal transition curve and everything will gradually improve, gradually increase in spiral curve. Spiral curve is also called as clothoid or Glover spiral. Okay, उसके बाद देखिए, second one is Bernoulli's Lemon scale. This is Bernoulli's Lemon scale. Okay, ये जो दिख रहा है, देखिए एरो यहाँ पे, Bernoulli's Lemon scale कर्व है. इसे आप लेमन स्केट कर्व भी बोलते हैं, इसे बर्नौलीज लेमन स्केट भी बोलते हैं. ठीक है ना, मॉडर्न रोड में इसे यूज किया जाता है. ठीक है, इसमें देखिए रेडियस ऑफ कर्व डिक्रीजेस मोर रैपिडली विद द लेंथ. इसमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट नहीं होगा, इसमें रैपिडली इंक्रीज होगा. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोजेनियस कर्व, मीन्स फॉलो अ पाथ ऑफ एक्चुअल ट्रेस बाय द व्हीकल. ठीक है, इसमें आप एक चीज याद रखेंगे, सिंपल में बता रहा हूँ आपको, कि सडन इंक्रीज होगा बर्नौलीज लेमन स्केट में. ठीक है ना, इतना याद रखो बस. उसके बाद देखिए पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, दिस इज द शेप ऑफ क्यूबिक पैराबोला. ओके, इसमें देखिए आप इसका ये इक्वेशन याद रखेंगे, y इज इक्वल टू एल क्यूब बाई 6 RL. पूछ सकता है एग्जाम में, इसमें भी सब सडनली इंक्रीज होगा. ठीक है, आफ्टर दैट क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला का इक्वेशन ये है. ठीक है, दोनों के इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस साइन थीटा इज इक्वल टू फाइव, डिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू फाइव. इतना इसको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या बोला मैंने, कि स्पाइरल कर्व आइडियल ट्रांजिशन कर्व है एंड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कर्वेचर, इतना याद रखेंगे. और उसके बाद कि जो बर्नौलीज लेमन स्केट है वो ऑटोजेनियस कर्व है. कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है. ठीक है, उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो है, ये एग्जाम में वैसे तो इसका डिजाइन आएगा नहीं, बट ऊपर ऊपर से आप याद रखेंगे इससे. लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला देखिए, वी क्यूब अपॉन सी आर. ठीक है, ये फार्मूला याद रखिए. सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जब आप निकालोगे, सबसे पहला पॉइंट लोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन. जो एक्सेलरेशन है रेडियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हिसाब से देखोगे तो लेंथ का फॉर्मूला होता है एल एस इज इक्वल टू
v cube upon cr. V is velocity of vehicle, r is radius, and c here, c rate of change of centrifugal acceleration और jerk. ओके, इसे हम centrifugal acceleration या jerk भी बोलते हैं. c का फॉर्मूला आप याद रखेंगे 80 प्लस 80 डिवाइड बाई 75 प्लस v. v इज kmph. यहाँ पे फर्क देखिए, मेन फार्मूले में v मीटर पर सेकेंड में है और जब c निकालोगे तो v की वैल्यू kmph में रहेगी. पहले c निकालेंगे फिर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व. पहले डिजाइन स्टेप में पहले इस तरीके से निकालेंगे, उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के हिसाब से निकालेंगे. उसमें देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई एन इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई टू. ओके, ई एन डब्ल्यू डिवाइड बाई टू. डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ पेवमेंट. ठीक है, इससे एक और निकाल सकते हो लेंथ. फिर उसके बाद एक इंपेरिकल फार्मूला एज पर आईआरसी गिवन है 2.7 वी स्क्वायर बाय आर. इससे भी हम क्या करेंगे, एक लेंथ निकालेंगे. और कौन सी लेंथ कंसिडर करेंगे, जो कि हाईएस्ट रहेगी ये तीनों में से. ठीक है, ये आप ट्रांजिशन कर्व का डिजाइन पहले पढ़ चुके. गेट में इतना बड़ा डिजाइन नहीं आएगा. ठीक है, बस आपको बताने के लिए कि तीनों में से मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगी वो हम कंसिडर करेंगे. उसके बाद एक फॉर्मूला है शिफ्ट ऑफ द कर्व. ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग के प्रोवाइड किया जाता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग के तौर पे. इसका फॉर्मूला याद रखेंगे एल एस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 24r. पूरा फॉर्मूला बेस है ट्रांजिशन कर्व. ठीक है, फॉर्मूला बेस है पूरी तरीके से. ठीक है, अब उसके बाद हम एक शॉर्ट में एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. देखिए, अ रोड 10 मीटर वाइड is to deflect through an angle of 65 degree with a center line of radius 350 मीटर. रोड की विड्थ 10 मीटर है, रेडियस 350 मीटर है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 665 डिग्री. A transition curve is to be used at each end of a circular curve of such length that the rate of gain of radial acceleration is 0.4 meter cube per second when the speed is 60 kmph. Find out length of transition curve and shift. तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे निकालेंगे हम, अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन c की वैल्यू गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे. ये अभी हमने देखे, देखिए ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला वी क्यू अपॉन सी आर लगा देंगे. यहाँ पे वी क्यूब अपॉन सी आर से एल एस निकल गया. और शिफ्ट कैसे निकालेंगे हम, एल क्यूब अपॉन एल स्क्वायर अपॉन 24r. तो शिफ्ट निकल गया. ठीक है, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखते हैं. ये देखिए आईएएस में पूछा गया है क्वेश्चन. देखिए, मैच लिस्ट वन टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व. ये टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व है, दूसरे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आपको मैच करना है किसके साथ कौन सा. सबसे पहला है ग्लोवर स्पाइरल. ग्लोवर स्पाइरल, क्लोथॉइड और स्पाइरल. देखिए यहाँ पे, ये देखिए स्पाइरल, क्लोथॉइड और ग्लोवर स्पाइरल, ये तीनों स्पाइरल कर्व के टाइप है. तो पहला स्पाइरल कर्व है, दूसरा क्यूबिक स्पाइरल है, तीसरा फ्राउड ट्रांजिशन कर्व, तीसरा बर्नौलीज लेविस. सबसे पहले ग्लोवर स्पाइरल यानी कि स्पाइरल कर्व क्या था, कौन सा बेटर है इसमें देख सकते हैं. आखिरी के जो दो है वो तो उसमें स्पाइरल कर्व में नहीं है. ऑटोजेनियस कर्व मैंने बोला था बर्नौलीज लेविस है, D1 है ऑफकोर्स. ठीक है, यानी कि बच जो रहा है वो क्या बच रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट वेरीज इनवर्सली एट डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग. तो ये क्या था, ग्लोवर स्पाइरल का स्टेटमेंट था. ये देखिए, ये पहला स्टेटमेंट जो था बिल्कुल ये यहाँ पे आएगा. तो फर्स्ट का ग्लोवर स्पाइरल इज A2 आएगा. तो या तो ए है या तो सी है आंसर. अभी हमको इतना पता है, ए का आंसर आएगा 2. अब बी का दोनों ही 3 दिया है. क्यूबिक स्पाइरल मतलब साइन फाइव इक्वल टू 5. देखिए यहाँ पे, देखिए क्यूबिक स्पाइरल में साइन फाइव इक्वल टू साइन फाइव. ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो आपका क्यूबिक स्पाइरल है बी इज 3. तो उसके बाद क्या होगा, अभी मैंने बोला कि डी बर्नौलीज लेविस हमने देखे कि इट इज़ एन ऑटोजेनियस कर्व. देखिए स्टेटमेंट, इट इज़ एन ऑटोजेनियस कर्व बर्नौलीज लेविस. ठीक है, जो ट्रैक के जो पाथ है, व्हीकल का पाथ ट्रैक जो है उसे फॉलो करता है बिल्कुल एक ही तरीके से. जैसा जैसा व्हीकल जहाँ जाएगा वो कर्व कर्व बिल्कुल व्हीकल जो है वो कर्व को फॉलो करता है. तो डी का 1 है, तो डी का 1 किस में, इसमें. तो आंसर इज करेक्ट ए. ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, which of the following statement is correct with regards to the radius of curvature of an ideal transition curve. ये भी आईएएस का क्वेश्चन है. इसमें देखिए आइडियल ट्रांजिशन कर्व में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, radius of curvature is inversely proportional to the main circular curve, is inversely proportional to the distance of point of tangency, it is constant throughout, which is directly proportional to the longitudinal section. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. ठीक है ना, डिस्टेंस टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, बी इज करेक्ट. ओके,
उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, द डिजाइन स्पीड इज 100 kmph, द रेडियल एक्सेलरेशन। सिंपल सी की वैल्यू निकालना है। सी की वैल्यू क्या था, 80 डिवाइड बाई, देखो ये फॉर्मूला लगेगा, एक सेकेंड, इसमें लगेगा ये फॉर्मूला 80 डिवाइड बाई 75 प्लस बी, आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है ट्रांजिशन कर्व में। ट्रांजिशन कर्व इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये इतना समझा है। नेक्स्ट टाइम हम वर्टिकल कर्व्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ज्योमेट्रिक डिजाइन जो है रोड का वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।